जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी इशू चल रहा है वो तो मिडल ईस्ट में क्राइसिस है। ज्यादा डिस्कशन तो होनी थी कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं G7 और बहुत कुछ होगा, लेकिन वो क्रोएशिया और साइप्रस में रुकते जा रहे हैं। लेकिन असल अटेंशन G7 को मिलेगी बिकॉज वहाँ सारे ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ मिडल ईस्ट के ऊपर। जी आप कैसे देखते हैं जो इसराइल ने रिस्पॉन्स दिया है? पहले तो ये जरा बताएं कि किस जंग में ये मुमकिन होता है कि पहले 10 मिनट में टॉप जनरल्स जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाएं। ये ईरान की क्या कमजोरी है कि टॉप जनरल्स इतने वल्नरेबल हैं? बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की भी को आया कि यूएस ऑफिशियल ने ये कहा है कि ट्रंप ने वीटो कर दिया कि इसराइल जो है वो सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट ना करे। एक तो इस पे कमेंट करें, और दूसरा ये जो 2-3 दिन में हमले किए हैं इसराइल ने ईरान पे और ईरान ने इसराइल ने, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो जंग चल रही है ना, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। इमेजिन करें कि दो फौजी लड़ रहे हैं। एक फौजी है जिसके पास सिर्फ तलवार है, और फिर एक फौजी है जिसके पास तलवार भी है, ढाल भी है और आर्मर भी है। हम्म? तो जैसा कि ईरान के पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स है, और कुछ नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं। मतलब 2.5 घंटे फ्लाई कर रहे हैं F-35 ईरान की एयर स्पेस में। सोचिए आप, 2.5 घंटे में एक F-35 कहाँ से कहाँ चले जा सकते हैं ना। पूरा फिर रहे हैं ऑल ओवर द थिंग्स, दे आइडेंटिफाइंग टारगेट्स। और इंटेलिजेंस का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको। एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को ईरान की जो नेवी शिप्स थे और ड्रोन्स ने उसको वो ढकेला, वो री गाइड कर रहे थे इनके मिसाइल्स वगैरह। तो इसराइल के पास एयरफोर्स है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जो मैं तलवार कह रहा हूँ, फिर ढाल भी है उनके पास। मतलब दे हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। फिर उसके बाद आयरन डोम भी है, आर्मर भी है। ईरान के पास वो सारी चीज़ें नहीं है। इट हैज़ ओनली वन कैपेसिटी। और शुरू में ही, पहले ही दिन, अ, ईरान इसराइल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, जिसमें उसने ईरान के अंदर से ड्रोन्स लॉन्च किए, जैसा यूक्रेन ने रशिया में किया था। तो वो जो ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च किए, वो दो चीज़ें किए। तो एक, जो ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट जो उनके पास जो हथियार थे, वो उनको वहीं पे मार दिया। दूसरा, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, उसको भी ड्रोन से मारा उन्होंने शुरू में। इसलिए ईरान कई घंटों तक जवाब नहीं दे सका था पहली बार, बिकॉज एक तो एक उनके जनरल्स मर गए थे। फिर उसके बाद दे वर डूइंग दिस। तो अब उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है कि वो जनरल्स जो मारे गए, उसमें एक चीज ये है कि देयर इज कंस्पिरेसी थ्योरी गोइंग अराउंड के ट्रम्प और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को बेवकूफ बनाया, ये कहकर के मस्कत में, जो आज संडे को जो नेगोशिएशंस होने वाले थे स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के बीच में, उसमें अगर ईरान अग्री नहीं होता तो जीरो एनरिचमेंट के लिए, पूरा बंद करने के लिए, तो उसके बाद अटैक होगा। सो द वे ट्रम्प वाज टॉकिंग, और इन्होंने जो बिल्डअप किया कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में इख्तिलाफ हो चुका है, ये सारा का सारा, उससे दे फील कि ईरान वाज अंडर द इम्प्रेशन कि अटैक अब नहीं होगा, संडे के बाद होगा, और वो भी अगर हम अग्री ना करें टू, मतलब वो डिमांड कर रहे थे ना, मिनिमम 3-3.5% कुछ वो एनरिचमेंट करना चाह रहे थे। और ट्रम्प का डिमांड है कि पूरा का पूरा एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म करें। सो दे फील के एक, दे वर कॉट बाय सरप्राइज, कि दे डिडंट एक्सपेक्ट कि अटैक अब आएगा। हालांकि मीडिया वाज आल्सो सेइंग कि एनी टाइम नाउ अटैक हो सकता है, बट दे एक्सपेक्टेड दैट ऑन मंडे। और जो दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये सारे मुसलमान मुल्कों का ये प्रॉब्लम है कि वो सबसे कम इज्जत अपने सिटीजन्स की करते हैं, और सबसे ज्यादा ब्रूटली वो अपने ही सिटीजन्स हैं। थोड़ा सा पर्दा दुपट्टा हट गया, उसको मार डाला। मतलब ये क्या जहालत है। तो पब्लिक में ये, दैट मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल हु इन ईरान जो इससे बेजार हो चुके हैं, इस रिजीम से,
कि इजराइल ने बाकायदा एक ज़बरदस्त इंटरनल नेटवर्क बना लिया है, जासूसों की से लेके कोलैबोरेटर्स की। तो सोचिए आप, वो कैसा लॉन्च कर सकता है ड्रोन्स ईरान के अंदर से, अनलेस इट हैज लोकल सपोर्ट। एक वो, दूसरी चीज, आपने हानिया को जो इन्होंने मारा था, वो बम तो 3 महीने पहले रखा गया था ना उस कमरे में। तो पहले तो सोचिए आप, इसराइल को एक्सेस कैसा मिलता, आईआरजीसी का गेस्ट हाउस है। सोचिए आप, उसमें आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में अंदर जाके वो बम, और बम के सामने इट्स नॉट जस्ट अ बम, दे हैड टू आइडेंटिफाई द गाय कि टारगेट है या नहीं उस कमरे में। सो देयर वाज सम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारे। तो इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब देयर इज नो कंपटीशन। इन्होंने थोड़े चीजें, सेकंड रात को एटलीस्ट आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स को मारा ईरान ने, और फिर 2-3 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी मारा, लेकिन नेतन्याहू के घर के करीब वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब आप गूगल अर्थ लेके मारे मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो गूगल अर्थ तो फ्री में मिलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री सैटेलाइट्स, उससे तो लेके सो आई थिंक के टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, देयर इज नो डाउट, और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज में भी पीछे रह गए, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विथ इजराइल, इसमें तो सवाल नहीं है। दूसरा, एयर डोमिनेंस तो कर लिया है इजराइल ने। सो मतलब इतना बुरा हाल है मेरे एस्टिमेट से कि इजराइल कैन हिट एट विल की बात है, जब चाहे जब वो बम कर रहा है, जहां चाहे वहां कर रहा है, राइट। और फिर ये जो लोकल सपोर्ट से उनको ये भी इंटेलिजेंस मिल गई कि कौन से बेसमेंट में ये सारे के सारे मिल रहे हैं। आप सारे अंडे एक बास्केट में डाल के रखे, कैन यू इमेजिन टॉप 5 लोग एक जगह बैठे, इनको जूम नहीं आता। आई मीन, मैं तो फौजी नहीं हूँ, मैं ना इंटेलिजेंस में काम करता हूँ, ना मैं कब मुझे समझ में आ जाता है कि मोमेंट ऑफ क्राइसिस में मैं अपनी बेगम को कहता हूँ लेट्स बी ड्राइव इन डिफरेंट कार्स यार। तो ये तो सिंपल सी चीज ये है कि आप अलग अलग बेसमेंट में बैठ के जूम से बात करते, मतलब दे, आई एम श्योर दे हैव अदर टेक्नोलॉजी जिससे आप वो बात कर सकते हैं। एक जगह कैसा बैठ जाते हैं आप, स्पेशली इन सिचुएशन लाइक दिस। सो दे वर आउटस्मार्टेड, इसमें कोई बात है। अब ये और बात है कि ईरान हैज कैपेबिलिटी जिसका वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 50-60 साल में इस तरह की बमबारी तेल अवीव पे हुई है जिस तरह इन्होंने की है। और बास फोटोग्राफ्स देखिए आप, लिमिटेड हैं, लेकिन इट इज लुकिंग लाइक गाजा। तो मतलब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, दिस इज नॉट गाजा, दिस इज तेल अवीव। अब ये कितने रियल है कितने फेक है वो तो नहीं पता, बट देयर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह ईरान के रॉकेट्स ने डिस्ट्रॉय किए हैं, काफी सेंटर्स, खुद आईडीएफ का हेडक्वार्टर्स को इन्होंने मारा। सो दे हैव डन, और कैजुअलिटीज भी हो रहे हैं, तो देयर इज सम कॉस्ट टू इजराइल। वरना जो हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, हमास के खिलाफ, सीरिया में जो अटैक किया, उसमें कोई कॉस्ट ही नहीं था। अब ये जो कॉस्ट है उससे थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर सम टाइम अनलेस समथिंग, कुछ मतलब कोई सीरियस चीज हो ना, तो जिसके वजह से, मतलब ईरान इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश डिटरेंस, बट ईरान इज एबल टू से कि भाई अगर आप दोबारा हमला करें तो हम ये कर देंगे, वो नहीं कह सक रहा। बट इट इज नॉट सरेंडरिंग ऑल्सो, मतलब ये बात है कि देर इज अ डिफरेंस, इट इज एबल टू हिट बैक, और इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर टेंशन इन द वेस्ट देन इन इजराइल। मुझे लगता कि नर्वस यहाँ के लीडर्स होने वाले हैं, एट सम पॉइंट ट्रम्प विल स्टार्ट कॉलिंग फॉर एस्केलेशन ऑलरेडी। अब ये G7 की जो समिट हो रही है, जर्मनी के मर्ज और फ्रांस के मैक्रॉन आर कॉलिंग फॉर बेसिकली डी एस्केलेशन। लेकिन सबसे कमीना जो निकला है, स्टार्मर निकला है यूके का, उसने हवाई जहाज भी भिजा दिए। आई थिंक ईरान शुड अटैक सम ब्रिटिश टारगेट्स, क्योंकि इनको इतना शौक है लड़ने का, तो लड़ लेना। अमेरिका के पीछे क्यों? ईरान, बरतानिया ने गाजा के ऊपर 6000 से ज़्यादा सॉर्टीज किए हैं। रॉयल एयरफोर्स ने तस्वीरें लेकर इंटेलिजेंस इजराइल की फौज को बताया है। तो ये जो हज़ारों की तादाद में बच्चे औरतें मरे हैं गाजा में, लॉट ऑफ इट इंटेलिजेंस रियल टाइम ब्रिटिश एयरफोर्स ने प्रोवाइड किया है। तो ये, और 2024 में तो दे वर डिफेंडिंग। अभी भी देखिए, इजराइल इज नॉट डिफेंडिंग बाय इटसेल्फ, अमेरिका इज डिफेंडिंग इट। अमेरिका के रॉकेट्स, मिसाइल्स अमेरिका के जहाज़ों पे से और ज़मीन पर से आर डिफेंडिंग इजराइल।
तो इसराइल तो वो बार बार वही कह रहा है ना कि दिस इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट यूएस और इसराइल का. यूएस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑफेंस बट इज पार्टिसिपेटिंग इन डिफेंस. और ईरान के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है. आई थिंक इट वुड बी द स्टूपिडेस्ट थिंग अगर ईरान जो है सो किसी अमेरिकन टारगेट को मार देता. बिकॉज अभी जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन लेट्स अटैक ईरान एंड लेट्स नॉट अटैक ईरान इज इन द फेवर ऑफ लेट्स नॉट अटैक ईरान, जो अमेरिका के अंदर है. लेकिन अगर अमेरिका के किसी भी टारगेट को वो मार देते, आई कैन गारंटी यू उनको एक आध दो कैजुअलिटी मिले तो कुछ नहीं मिलेगा. इट इज क्वाइट पॉसिबल दे माइट जस्ट मिस हिट. सोचिए आपने एक बेस को मार दिया, बेस के बाजू गिर गया और रॉकेट आके, लेकिन जो अमेरिका के बम गिरेंगे वो मिस नहीं करने वाले टारगेट. उसके बाद इट विल गिव अमेरिका. डिएगो गार्सिया में बैठे हुए हैं, वहां से B-52 बॉम्बर्स आएंगे और देन जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो रियलिटी में तबाह हो जाएंगे. So Iran is in a tight spot, but it is standing up. It is giving a price. और जो असल रिटेलिएशन है वो तो जंग के बाद आएगा ना, थ्रू टेररिज्म एंड थ्रू प्रॉक्सीज वगैरह. सो द वर्ल्ड हैज टू बी प्रिपेयर्ड. द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अपने आप को बचा लिया है टेम्पररीली बाय इशूइंग कंडेमनेशंस इजराइल की. और सऊदी अरेबिया ने वार्निंग भी दे दी थी ईरान को. मतलब 17 अप्रैल को ही उन्होंने बता दिया था कि भाई आपके ऊपर होने वाला है हमला, आप कर लें. मुझे ये समझ में नहीं आता कि इफ ईरान डजंट वांट अ न्यूक्लियर वेपन देन वो एनरिचमेंट के इतने पीछे क्यों पड़ा हुआ है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. या फिर अगर उन्होंने इतना एनरिच, आई थिंक 60% तक वो कह रहे हैं कर लिया है, 60% तक ये 408 किलो. तो वो जो 408 या 406 किलो है उसको वो अगर 97 तक गए तो 10 या 12 बॉम्ब बन सकते हैं. if they purify that to 97 level. अब उसमें क्या है, पिछले 10 साल से कह रहे हैं they are weeks away. I don't know. अगर उनमें काबिलियत होती तो अभी तक 97 क्यों नहीं रीच होगी कैपेसिटी. समझ रहे ना आप. like why didn't they achieve it to purify. और so वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर उनके पास कैपेसिटी थी then they should have had nuclear weapons. आपने देखा होगा एक बीच में फेक न्यूज निकली थी कि ईरान इज गोइंग टू टेस्ट ए न्यूक्लियर वेपन टुनाइट कहकर. मैं आपको इतना तो गारंटी दे सकता हूं, अगर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लेता तो ये हमला नहीं होता. हाँ नहीं, एब्सोल्युटली. और अगर वो करता, मैं तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी डॉक्टर साहब, देयर वाज बैक इन 1987 पाकिस्तान कंडक्टेड एक ऑपरेशन, आई थिंक इंडिया ने कंडक्ट किया था, ऑपरेशन ब्रेस्ट अटैक. तो ब्रेस्ट अटैक था. और पाकिस्तान को जब पता चला कि इंडिया जो है वो बहावलपुर इज अ प्लेस इन पाकिस्तान जो सबसे थिन एरिया है पाकिस्तान का, और वहां पे ये डेजर्ट एरिया में एक्सरसाइज करने हैं, बट द पर्पस इज टू कट पाकिस्तान. ये उस वक्त 1986-7 की बात है. तो एट दैट टाइम मुझे याद है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट होते थे, फॉरगॉट हिज नेम, बड़े मशहूर थे, बुजुर्ग, फौत हो गए हैं. उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद जो है पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं, वो मुस्लिम अखबार के एडिटर थे, वो उनको लेके आए और उनको अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू करवा दिया और कहा दैट पाकिस्तान हैज ए कैपेबिलिटी. और वो बात एक भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट ये कह रहा है जी हमारे पास कोई ऐसी वैसी कैपेबिलिटी है. कुलदीप नैयर, there used to be an Indian journalist, if you remember, कुलदीप नायर. so वो he used to write in Pakistani newspapers as well. तो उसको इंटरव्यू दिया, उस वक्त 87 की बात बता रहा हूँ. और सुनने में आया कि फिर वो उन्होंने प्लान तर्क कर दिया, सोचा कि नहीं, दैट इज नॉट द वाइज मूव. सो द पॉइंट हियर इज, जो आप कह रहे हैं कि आप पहले ही डेटरेंस दिखा दें और कर दें. और आपका सवाल बहुत सेंट्रल है कि भाई अगर आपके पास है कुछ नहीं तो भाई बता दो दुनिया को, ये तुम किस तरफ लगे पड़े हो. डॉक्टर साहब इसके आगे चलें जरा. जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि व्हाई इजराइल थॉट वी शुड अटैक ईरान. आपको क्या लगता है, जो ईरान की प्रॉक्सीज थी वो तो हो गई खत्म. और देखिए पूरे के पूरे हमले में देयर इज नो वन. देखिए ईरान की जो सपोर्ट है प्रॉक्सी से आती थी,
और हमास और हिजबुल्ला हो गई खत्म, कमजोर, डिसइंटीग्रेटेड, खत्म, उनका तो स्ट्रक्चर ही कहीं नहीं है। तो अब इजराइल ने सोचा कि नाउ इज अ टाइम टू वीकन ईरान परमानेंटली, और वो जो पहले जंग इजराइल और उसके बॉर्डर्स पे हुआ करती थी, अब वो जंग ईरान के अंदर आ गई है। तो डू यू थिंक ये प्रॉक्सीज की कमजोरी, सीरिया का हाथ से निकलना, वहां पे जो मलेशियाज और इराक के अंदर मलेशियाज का हाथ से निकलना इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है कि आज ईरान फुली एक्सपोज हो गया? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? थिंक ऑफ ईरान एज एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जानते ना, वो मछली जिसके 7-8, हाँ, और इमेजिन करें कि उसके 7 हाथ हैं, 7 हैंड्स। एक हिजबुल्ला, दूसरा हमास, तीसरा हुतीस, चौथा सीरिया, पांचवा लेबनान, छठा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 7वां न्यूक्लियर वेपन्स। तो इजराइल ने बगैर किसी कोशिश करे, जो हमास ने अटैक किया अक्टूबर 7, उसके रिटेलिएट में उन्होंने 2 हाथ तो फटाक से काट दिया, हिजबुल्ला और हमास को। अमेरिका ने एक हाथ को बिठा दिया खामोश हुतीस ने एक मिसाइल मारी है बस पिछले 3 दिन में, वो भी वेस्ट बैंक में गिरी जाकर। वो दे हैव डन नथिंग मच। हुतीस ने कुछ नहीं किया अभी तक, वो तो खामोश बैठे हुए हैं। वो बोल रहे हैं वापसी में वो F-35 इधर बॉम्ब करते जाएंगे वो राइट। तो ये हाथ काट दिए। फिर सीरिया जो गया, इट्स ए बिग लॉस। कैन यू इमेजिन अगर सीरिया ईरान के पास होता तो सीरिया से मारते वो रॉकेट। यस। तो टाइम भी नहीं होता इनके पास प्रिपेयर करने के लिए, रोकने के लिए। तो लेबनान से मारते रॉकेट्स, वो भी नहीं हुआ। सो सीरिया इज गॉन, लेबनान इज गॉन। तो अब रह गए 2-3 चीज, 2-3 हाथ। वन इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, दूसरे न्यूक्लियर। तो इजराइल इज थिंकिंग कि यार इतना तो हमने कर ही दिया है, अगर हम खामोश बैठे तो ईरान माइट रिससिटेट दिस, मतलब उसके हाथ वापस ग्रो होके आ जाएंगे, राइट। तो अभी मारो, इससे कमजोर कभी था नहीं ईरान पिछले 5-10 साल में। और तो मेरा ये एस्टिमेट है कि इजराइल वांट्स टू डिस्ट्रॉय जितना वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट ईरान की जो असल ताकत है, जो मैं कह रहा हूँ ना, उसके तलवार जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो उनकी फैक्ट्री है उसको भी बम किया पहले दिन, याद है आपको, जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स मिलते हैं। तो दे विल गो आफ्टर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। और वो समझ रहे हैं कि अगर हम इनके जो रिजीम के बंदे हैं अगर उसको भी मार दें तो क्या पता पब्लिक रिवोल्ट करके रिजीम ही कोलैप्स हो जाए। सो दैट इज व्हाट द एंड गेम इज। और वो मुझे लगता कि वहां पे ट्रम्प को प्रॉब्लम होगा, बिकॉज नेतन्याहू विल कीप गोइंग। कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है। तो वो गया था एक जगह जहां पे रॉकेट गिरा है ईरानियन, और कह रहा था इमेजिन इफ दिस वाज विद एन एटम बॉम्ब। यही कहा ना उसने पब्लिक को कि तो वो कह रहा है कि बर्दाश्त कर लो, ये कुछ नहीं है, ये बम हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि भाई ये हमारे दुनिया के लोगों को बातें बड़े बड़े करने के बहुत शौक है। मतलब मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट अरब फिलोसोफर के साथ बातचीत हो रही थी। सर प्रॉब्लम ये है कि अरबों की जबान उनकी लाठी से बड़ी है। तो ईरान भी हम नस्त नाबूद कर देंगे, आपको मैप से मिटा देंगे। अरे भाई बोल के क्या फायदा, करके दिखाओ ना कुछ। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आप है 55 क्या फ्लाईवेट कैटेगरी के बॉक्सर, आप जाके हैवीवेट बॉक्सर को कह रहे हैं मैं सुपर हैवीवेट हूं, तो वो बोलेगा, तो वो वैसे ही मारेगा ना जैसा सुपर हैवीवेट को मार रहा है, और वो तो मर ही जाएगा फ्लाईवेट वाला। तो वैसी चीजें हैं कि आप कैपेबिलिटीज की हद में रहिए। देखिए ये जो मुसलमानों के दुनिया में जो टेररिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, terrorism is an instrument that is trying to bridge the gap between capabilities and ambitions. आपकी जो ambitions है आपकी capabilities से बहुत ज्यादा है, तो rather than working on the capabilities आप shortcut मार रहे हैं, which is terrorism. ये वेस्ट नहीं कर रहा है, because they have the capabilities and उनके जो goals हैं they are within their capabilities. समझ रहे हैं ना आप? तो दैट इज द बिग डिफरेंस। ये आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस ऑफ ईरान। और ये मतलब ये बात मुझे अक्टूबर में ही पता चल गया था 2024 में, जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
इन्होंने 2 बार अटैक किया ना इसराइल पर, अप्रैल में और अक्टूबर में, एंड इट वाज लाइक इनकॉन्सिक्वेंशियल। ये बात और है कि अक्टूबर और अप्रैल में अमेरिका, बर्तानिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ये सारे के सारे प्रोटेक्ट कर रहे थे इसराइल को। आपके पास कोई भी नहीं है। देखिए रशिया चुप, चाइना चुप, क्या वो हथियार वगैरह भेज रहे हैं? आई डोंट नो। सो देयर इज नथिंग कमिंग। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब मेरी एक इंडिया के एक एम्बेसडर के साथ काफी बहस हो गई इस पर। मैं बोला कि भाई सोचो, आप 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ईरान अगर खाली डेवलपमेंट में फोकस करता तो इट वुड बी अहेड ऑफ यूरोप मेरे नज़र में। यस। वो जाके उल्टा 8 साल वहां तबाह है इराक के साथ। हाँ। फिर उसके बाद सलमान रश्दी के पीछे सैंक्शंस लगे। मुझे लगता है कि सलमान रश्दी का फतवा मस्ट हैव कॉस्ट देम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रेड वगैरह। इन्वेस्टमेंट्स आते, तरक्की हो जाती और एंगेजमेंट हो जाता, इंटीग्रेशन हो जाती, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दुनिया के साथ। और क्या मिला? मतलब like this should be a lesson to a lot of revisionist states के भाई ये चाइना के लिए भी ये सबक है कि do not act before your capabilities, वरना और मेरा ख्याल है वो यही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है? आई डोंट नो। कल जापानीज एयरफोर्स को जाके पंगे कर दिए, देखा आपने? 50 फीट के अंदर आ गए थे जापानीज एयरफोर्स के। जापानीज वेरी अपसेट अबाउट इट। और फिर वो अब G7 में काफी सीरियस डिस्कशन होने वाले हैं। जापान इज ट्राइंग टू ट्रिपल इट्स डिफेंस बजट, ट्रिपल करने वाला है डिफेंस बजट, सोचिए आप। मतलब वो और फिर अब बरतानिया 3% करने पे तुला हुआ है डिफेंस बजट। सो ये जो छोटे छोटे यूरोपियन मुल्क हैं उनके 50-50 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट्स हैं। सो इफ दे स्टार्ट गोइंग अप, सोचो आप। सो फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की जो जीडीपी है इट इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर वो 2% कर दिया तो 70 बिलियन डॉलर हो जाता है ना। इंडिया के उतना हो जाएगा ब्रिटेन का भी बजट। तो जर्मनी को ले लें आप, फ्रांस को ले लें, ये सारे मुल्क मिलके देयर बजट विल बी मोर देन ईरान। अमेरिका अलग है, जापान अलग है, अब इन सब से पंगे करेंगे। नहीं, बात तो सही है कि आपकी बात सही है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब कि कैपेबिलिटी एंड एम्बिशंस जो हैं वो यूरोप की और मुसलमान दुनिया के जो हैं वो एक जैसे ही होंगे, लेकिन उन्होंने फोकस किया साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, और इधर ये फिर शॉर्टकट मार रहे हैं। शॉर्टकट में फिर 9/11 के बाद सारे पकड़े गए हैं और पहले हमें इस काम पे लगा दिया गया। मतलब ये जहाज सिंपल बात है, आपकी तनख्वाह में साइकिल आती और आप कार के ख्वाब देख रहे हो, तो सॉल्यूशन एक ही है ना कि किसी की कार चुरा लें। यही करेंगे आप। राइट। तो रादर देन वर्किंग ऑन इंप्रूविंग योर पे ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, आप चुराने पे तुले जाओगे। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक कैपेबिलिटीज और एम्बिशंस में बैलेंस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में एक इस वक्त बात की जा रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया एंड देन पाकिस्तान ने हमला किया एंड पाकिस्तान रिस्टोर्ड द डेटरेंस। ठीक है, तो अगर ईरान उस लेवल पे हमला करे कि इजराइल की वो तबाही हो कि वहां पे शॉक एंड आ हो, तब जाके इजराइल चुप करेगा। तो डू यू थिंक कि इजराइल ईरान इस लेवल की तबाही कर सकता है? बड़ा झिझक के अटैक कर रहे हैं। पहली रात बड़ा हल्का अटैक था, दूसरी रात थोड़ा सख्त है, आज रात पता नहीं क्या करते हैं। झिझक के अटैक कर रहे हैं, डरते हैं क्या या कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? देखिए, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, ईरान 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बना नहीं सकता हर महीना, सिर्फ 50 बना सकता है, और उसके पास स्टॉक पाइल्स है 2000 के। ओके, तो अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, अगर आप 50-60 रॉकेट्स अगर फेंक रहे हैं तो वो इजीली रोक लेगा इसराइल। अगर आप रोज 50-50 भेजते हैं, साल भर भेज लें, वो रोकते, यू आर नॉट गोइंग टू हिट एनीथिंग। तो वो जो अक्टूबर में जो अटैक हुए थे 2024 में, अक्टूबर में जो 300 भेजे थे, ईरान वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट के सैचुरेशन पॉइंट क्या है। राइट, सो आई एम अज्यूमिंग कि नाउ दे हैव सम आइडिया कि सैचुरेशन पॉइंट क्या है।
तो वो पहले सस्ते और बेकार से ड्रोन्स फेंकेंगे, उसके पीछे बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगे, एंड दे शुड मिक्स इट अप, ताकि इजराइल को पता नहीं कि ये ड्रोन्स के साथ कोई सीरियस अटैक भी हो रहा है, सो दे विल हैव टू ब्लॉक ऑल ऑफ देम। फिर वो सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा तो द रेस्ट ऑफ देम विल कम इन, राइट। लेकिन ये अगर सिर्फ इनके पास 2000 स्टॉक पाइल है और रोज 200 मार रहे हैं, तो 10 दिन के बाद क्या करेंगे ये, क्योंकि महीने में तो 50 ही बनते हैं इनके पास, राइट। सो अगर ये खींच के ले जाता है नेतन्याहू फॉर अनदर 15-20 दिन, तो आई थिंक ईरान के पास ना डिफेंस रहेगा ना ऑफेंस रहेगा। डॉक्टर साहब, ये S-400 क्यों नहीं ले सके रशिया से? मैंने सैंक्शन कहता हूँ S-300 है उनके पास, वो भी बहुत पुराने। भाई इनके पास पैसे कितने हैं सर, इनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है। देखिए इजराइल की जो इकोनॉमी है इट इज इक्वल टू UAE 500 बिलियन डॉलर की, ईरान की 500 बिलियन डॉलर नहीं है, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इज GDP 300 400 500। बाज एस्टिमेट्स कहते हैं $1 ट्रिलियन के करीब है। देखिए इट्स एन 80 मिलियन की आबादी है उनकी, और लेकिन इट्स दे डोंट हैव द मनी। फिर वो अपने लोगों पे जुल्म करने में जो पैसे लगते हैं वो अलग है। दे डोंट हैव द सपोर्ट फ्रॉम द फुल 100% ऑफ द पॉपुलेशन जैसा इसराइल क्या है, राइट। सो दे डोंट हैव द रिसोर्सेस, प्लस उसके ऊपर सैंक्शंस, प्लस इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सबसे पंगे। कैन यू इमेजिन, हर मुल्क नेबरहुड, पूरा नेबरहुड परेशान है, मतलब कुछ भी मदद नहीं मिल रही इनको। अगर इनके ताल्लुकात अरबों के साथ अच्छे होते तो इनको थोड़ा बहुत एड भी मिल जाती, राइट। अभी तो कोई एड देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता इनको। सोचिए आप, ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं आई अभी। किसी नेबरिंग कंट्री ने ये नहीं कहा ठीक है हम आपको दवाएं भी जाते हैं, डर के मारे अमेरिका से कि अमेरिका उन पे सैंक्शंस ना लगा दे। सो यू आर सो आइसोलेटेड, इट इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर है आपका। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो फारसी का एक फ्रेज है, चेपिदी चेपिदी द शोरबा कहते हैं। हमारे इधर उर्दू में कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हाँ, वो छोटा सा चूजा और उसका क्या शोरबा निकलेगा, राइट। तो ये फारसी का ही फ्रेज है। तो ईरान किधर, ईरान की टोटल इकोनॉमी इज लेस देन द US डिफेंस बजट। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, ग्रेट सेटन करके पिछले 25-30 साल से। आई थिंक इट इज ए कंप्लीटली स्टूपिड नोशंस कि ये और मतलब इनके साथ I don't understand why Trump has not joined the attack. It doesn't make sense at all. क्या इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया है इन्होंने ईरानियन कैपेबिलिटीज की कि ये बेसिस को मारेंगे? दिस इज एक्चुअली ए गुड चांस कि वो ईरान के सारे कैपेबिलिटीज खत्म कर दे सकते हैं बिटवीन द US और इजराइल। अगर बरतानिया, अमेरिका और इजराइल मिलके मुसलसिल एयर बॉम्बारी करे तो ये 500 हवाई जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं वक्त वाहिद में। 13,000 की एयरफोर्स है US के पास। 2000 से ज्यादा, हाँ 2000 से ज्यादा तो F-16s हैं। So they can do this if they want, right? But they'll have to pull forces from other places in हर मतलब वहाँ से भी फिलीपींस से एक्सपोज हो जाएगा चाइना को, ताइवान वगैरह। But the point really is कि I don't understand what they are trying to achieve. मतलब डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के लिए कर रहे हैं, और ये जितनी भी इडियोलॉजिकल स्टेट्स है ना कमर साहब, और इसमें मैं इंडिया को भी गिन लेता हूँ कि बिकॉज गुड गवर्नेंस नहीं हो रही है, आप जो है सो इस तरह करते। तो इसलिए मैं दुआ करता हूं कि नरेंद्र मोदी के जितने भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो सक्सेसफुल रहे, जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि अगर वो ना काम रहे तो फिर वो मुसलमानों को मारकर इलेक्शन जीतेंगे।
ही विल यूज ये हिंदू मुस्लिम जो आपके मंगलसूत्र ले लेगा कांग्रेस और मुसलमानों को दे देगा। यही कहा था ना मोदी ने 2024 में कि हिंदुओं की औरतों की मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी वो लेके मुसलमानों को दे देंगी। इतनी बेवकूफ पब्लिक है कि मान ली वो बात। हाँ, बट अगर आपने सबके लिए जॉब्स क्रिएट कर दिए, आपने मुल्क को सेफ बना दिया, लोग खुशहाल है, बस बियर पी रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं और जॉब्स को जा रहे हैं, then they are not interested in ideology, they are happy with the country, the governance है, they will go vote you। तो ये ईरान अपनी पब्लिक को भूखे मर रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं सैंक्शंस की वजह से, फिर आप ये मिसाइल पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अब हमास को ही देख लें, इतना बुरा हाल है गाजा का, इन्होंने हथियार बना के अक्टूबर 7 क्या अचीव किया मुझे बताएं, लाइक व्हाट हैज हमास अचीव्ड? नथिंग। आज का दिन वो हमला किया और आज का दिन आ गया। देखिए, मतलब उसने ना खुद डूबा, अब ईरान को भी डुबा दिया। अक्टूबर 7 नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होते ना, नहीं होते। उस रीजन में सिर्फ फायदा हुआ सीरिया का। और रिजीम चेंज हो गया। या मतलब सीरिया मतलब वेंट फ्रॉम शिया कंट्रोल टू सुन्नी कंट्रोल, बस वही एक है पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं आपके सीरिया में, कुछ चेंजेस आए और सैंक्शंस खत्म हो गया ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दे आर एबल टू प्रोग्रेस, but otherwise you can't see anything positive happening from October 7। जिन्होंने किया वो तो सब मर गए जी, उनके प्लानर्स भी मर गए, उनके रिप्लेस करने वाले भी मर गए, सारा कुछ ही खत्म हो गया। वरना अब तक तो उन्होंने तबाही मचा देनी थी हमास हिजबुल्लाह ने। अब मैं बताऊं इसके बाद नेक्स्ट इस तरह का करने वाला है, वो आपके पास से आएंगे, वो बल्लोच, वो ये सबक नहीं सीख रहे, दे आर नॉट लर्निंग दिस लेसन कि हम इस तरह एक आध बिग, दे आर गोइंग टू डू समथिंग स्टूपिड एंड बिग, फिर उसके बाद फिर मरेंगे लोग। ये बलोच वाली बात डॉक्टर साहब समझ नहीं, क्या कहा आपने? द नेक्स्ट बिग बेवकूफी कौन करने वाला है? इस तरह हमास की तरह वो बल्लोच करेंगे, देखना उनको रैंप अप हो रहे हैं, वो एस्केलेशन चल रहा है ना स्टेडीली, इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज एस्केलेटिंग, एट सम पॉइंट इट इज गोइंग। वो जाफर एक्सप्रेस तो हो गया है, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे एक बड़ा एपिसोड होने वाला है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद सारी दुनिया पड़ जाएंगी उनके पीछे, राइट? सो नन ऑफ दिस इज, आप पिछले देख लिए 9/11 से लेकर अभी तक जो strategic goals थे टेररिज्म के, have they achieved any of that? Nothing. इराक एक डेवलप्ड, मतलब ठीक है डिक्टेटरशिप थी, लेकिन इकोनॉमिकली तो डेवलप मुल्क था, वो तबाह बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान का देखिए आप, वहां का वही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, 20 साल अंडर ऑक्यूपेशन। भाई एक एक जनरेशन निकल गई ना आपकी अंडर ऑक्यूपेशन। So I don't understand कि why you are, इसमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, मुल्कों को साफ करो। मैं आपको एक अजीब सा वाकया सुनाता हूँ। मैं एक बहुत बड़े इजिप्शियन लीडर के घर में गया हुआ था एक डेलीगेशन को लेकर, जिसमें मेरी बॉस भी थी। तो अब वो विंटर में भी मुझे गर्मी होती है इन मुल्कों में तो मैं अपना जैकेट निकाल के अपने हाथ पर रखकर उनके अपार्टमेंट में वो लेके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है, और वो 3-4 अपार्टमेंट खरीद के पूरा फ्लोर का उनका एक अपार्टमेंट था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कुछ 20-25 मिलियन डॉलर का। अब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो मेरी जो बॉस थी वो मुझे ढकेल रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ मुझे कहना चाह रही है कि पुश कर रही है। तो मैं उसको पलट के पूछा व्हाट्स अप तो उसने मुझे कहा लुक एट द वॉल्स। इतनी गंदी थी वो दीवारें कि मेरा व्हाइट शर्ट खराब हो गया था। तो जब हम ऊपर गए तो मेरा पूरा व्हाइट शर्ट काला हो गया था, और ये $multi-million अपार्टमेंट बिल्डिंग है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये सफाई कब करोगे आप? फिर वो बालकनी से देखा कि नीचे कायरो इतना गंदा, दुनिया में उससे गंदा शहर मैंने देखा नहीं आज तक। तो मैंने कहा ये गंदा क्यों है? तो उसने मुझे जवाब दिया जब फलस्तीन का मसला हल हो जाएगा जब हम सफाई करेंगे। तो मैंने कहा कि एक्चुअली दिस इज नॉट ए जोक।
ये जो क्राइसिस है ना, ये जो पॉलिटिकल बना लिए हमने, दे हैव फ्रोजन डेवलपमेंट। यस। इट इज सच ए स्ट्रेंज थिंग। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग इतनी महंगी, मैं ऊपर से बालकनी से खड़े रहकर नीचे देख रहा हूँ, बीएमडब्ल्यूज मर्सिडीज खड़े हुए हैं और गंदगी है। मतलब इट ऑल्सो इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सिविक कल्चर कि आप फेंक रहे हैं कचरा अपनी ही गली में, आपकी बिल्डिंग के अंदर दीवारें साफ नहीं है, यू नो। ट्रू। अपना घर घर बहुत खूबसूरत है, उनका अपार्टमेंट बहुत महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारे सोने के वैसे सुनहरी कुर्सी फर्नीचर जो आपने देखे होंगे वीडियोस में, अरबों के घरों में जो होते हैं वो गोल्डन टाइप चेयर्स वगैरह। इतना महंगा अपार्टमेंट लेकिन इतना गंदा बाहर, अंदर ठीक था। सो इट इज ए वेरी स्ट्रेंज कल्चर हो गया है कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द पॉइंट। ये हथियार भी इतने खरीद के क्या फायदा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। यूनिवर्सिटीज में खर्च करें, इन्वेस्ट करें सोसाइटी में। ट्रू। डॉक्टर साहब आप इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद बहुत साफ। You will see. जैसे आपने मिसाल दी है ना कि जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता या ठीक नहीं होता तब हम सफाई करेंगे। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की अक्सर दुकानों के ऊपर एक चिट सी लिखी होती है कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। That is, गिफ्ट वाले कह रहे हैं कि जो फलस्तीन की आजादी तक सफाई करना जो है ना नामुमकिन है। आप मोरक्को गए हैं कभी? नहीं, मैं मोरक्को नहीं गया। तो मोरक्को में बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है। तो हम एक होटल में ठहरे थे जो डाउनटाउन था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हमारी बेगम को वहीं रहना था कि शहर में को। तो होटल में वो मुझे कह रही इधर आओ 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 देखो। तो हम देख रहे थे, तो जो दुकानें थी नीचे, वो दुकानें बंद करने के बाद वो अपने सामने का हिस्सा जो फुटपाथ था, दुकान इतनी है समझे, तो उतना फुटपाथ और आधी रोड वो साफ करके चला कर रहा था। तो हर बंदा अपना फुटपाथ और अपनी आधी रोड साफ करता है, सामने वाला अपना फुटपाथ और आधी रोड साफ करता है। तो दुकान बंद करने के बाद पूरा शहर साफ, इतना साफ है मोरक्को, आप यू विल बी वेरी सरप्राइज कंपेयर टू कायरो। तो ये बात पहले तो समझ में नहीं आई कि बाद में मेरा बेटा जब कायरो देखा, वो मोरक्को देख चुका था एंड ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। मैं कह रहा हूँ कि 12-14 साल का भी नहीं था रूमी। ही सेज, और उसने जो कहा था मुझे आज तक मुझे रोना आ गया, मैंने से आर्टिकल में लिखा भी है एक जगह कि उसने कहा कि यहाँ पे गुर्बत इतनी है कि इंसान अपनी डिग्निटी लूज कर लेता है। तो ये जो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड के दे नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर लाइव्स, ह्यूमन लाइफ्स के लिए सैक्रिफाइस ना करें पब्लिक को। नंबर वन गोल शुड बी टू द वेलफेयर, जो कहते हैं ना हयात तय्यबा कहते हैं, they need to focus on providing the welfare of their people. ये ideological goals are just useless, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ठीक है। नहीं हो, बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब बात करके, और आपने तो बिल्कुल सही बातें की। देखते हैं कि अब कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट थमता है और कैसे चीजें जो है वो डीएस्केलेट होती हैं। इट्स अ बिग चैलेंज। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्ता। थैंक यू वेरी मच।